start. Now we are about to start with 12th physics chapter number 6 page number 145 left hand side numerical number यानी सॉल्व न्यूमेरिकल है ये 6.4. तो ये जो है एक्सरसाइज या फिर ये जो भी है एग्जाम्पल है 6.4 हमको ये नंबरिकल सॉल्व करना है. ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर गिवन क्या दिया हुआ है. पहले इसको पढ़ लेते हैं. एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ. देखो ये लेंथ बोला है तो यानी कि गिवन में क्या दिया है इसने, गिवन में क्या दिया है, लेंथ दिया है एल. एल कितना दिया है 17 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये 17 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कितना करेंगे 17 इंटू 10⁻⁻² मीटर बराबर है, ये लिखा मैंने. ठीक है, अब कैलकुलेट मतलब टू फाइंड क्या फाइंड करने का आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ नोड या सॉरी फिफ्थ ओवरटोन. देखो ये फ्रीक्वेंसी n है, फिफ्थ बोला है तो n5, इसका मतलब ये पूछने की कोशिश किया, मतलब पूछा है इसने. ठीक है, इफ़ द एयर कॉलम, अच्छा उसमें भी उसने कुछ कंडीशन दिया है. इफ़ द एयर कॉलम इज़ यानी ये बोल रहा है कि क्लोज्ड है एट वन एंड, यही रहेगा. ठीक है, एट वन एंड, और दूसरा रहेगा ओपन एट बोथ द एंड, ओपन एट बोथ द एंड्स. ठीक है, ये दो इसमें कुछ समझ में आया आप लोगों को. एयर कॉलम बना है. ठीक है, याद रखो ये एक पाइप है. ठीक है, इसके अंदर जो है यानी वेव फॉर्म हो रही है. ठीक है, उस एयर कॉलम की लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया. उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि हमको फिफ्थ क्या ये ओवरटोन को ढूंढना है. कब, अगर ऐसा वाली केस है, यानी ऐसा वाला केस हो, ये वाला है ये, और दूसरा कब है जब ऐसा वाला केस हो, यानी कि दोनों जगह से ओपन हो, तब हम लोग को इसके बारे में ढूंढना है. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और लिखेंगे पहला वाला. अच्छा और दिया है, क्या दिया है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ना. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाल से लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है, इन एयर कितना दिया है वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या मीटर, हाँ वही -1 मतलब वही रहता है ना, ऐसा रहता है. ठीक है, हो गया. अब इसके बाद हम लोगों को इसको ढूंढना है. तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमारा जो बेसिक फार्मूला क्या है बोलो जल्दी से. देखो एक बात याद रखो, फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल के अलावा अगर कोई भी नंबर का अगर हम लोग को ढूंढने बोल रहा है तो हम लोग को pth वाला ढूंढना है. तो क्लोज एट वन एंड रहा तो हमारे पास क्या था बोलो जल्दी से, n = 2p+1 और ये n था, हाँ ये NP. तो यहाँ पर अपन P है, ये P नहीं एक्चुअली ये फाई है, क्योंकि अपने को फाई वाले का ढूंढना है. बराबर है, तुम लोगों को समझ में आया. pth टोन बोला है, मतलब ये पहला छोड़ के जो भी रहेगा उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोगों को अपनाना है. तो देखो अभी हम लोगों को इसके सारे दिए हुए क्या नहीं, 2 तो 2 है. ठीक है, P क्या है, P यानी कि पाँचवा है, तो ये पाँचवा लिख दिए +1 और n. अब याद रखो ये जो n है ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल वाला है, और फंडामेंटल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है V/4L. ये हम लोगों ने पहले डिराइव कर चुके हैं. ये क्या है, ये इसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोलेंगे, चलो मैं FF लिख देता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये याद रखो, ये वाला n समझ में आ गया. तो ये होता है ये V/L. ठीक है, अब यहाँ पर V की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू दिया तो मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूँ फिर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. देखो V की वैल्यू दिया है क्या, ये वेलोसिटी ये दिया है 340 दिया है. ठीक है, और L की वैल्यू क्या दिया हुआ है 17 × 10⁻². बोले समझा कि नहीं समझा, बस हो गया. इसको सॉल्व करो. 5 2 10 +1 यानी 11 हो जाएगा. ये डायरेक्टली 11 लिख दो. ठीक है, वेरी गुड. और इंटू 340 अपॉन
देखो इसको ना यहीं पर कट कर सकते हैं हम लोग। 17 हाँ क्या, हाँ, ये 17 वन जा 17 टू जा, समझ में आया? ये 20 हो गया, ठीक है। 4 वन जा 4 5 जा 20। नीचे कुछ बचा तो देखो हम लोगों को क्या मिला ऊपर 5 अपॉन 10 रेज़ टू -2 ऐसा मिला ना। हाँ, इसको चाहे तो हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, याद रखो 11 इंटू 5 और इंटू 10 रेज़ टू 2 ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 11। अच्छा इसको 55 ले लो क्या, चलो 55 ले लिए, उसके बाद आ गया 100, तो कितना हो गया 900, समझ आया 5500। तो याद रखो ये क्या ढूंढने बोल रहा था हम लोग को, फ्रीक्वेंसी, तो ये आ जाएगा हर्ट्ज में। कुछ समझ में आया? तो N5 इज इक्वल टू वॉट, बोलो रे, कब, जब क्लोज एट वन एंड रहेगा। अब आप बोलेंगे सर क्लोज एट वन एंड के लिए कैसा ये आया, तो याद रखो हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लिया, खुले वाले का कौन सा है, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, समझ में आया? ये लिख लो, फिर बाजू में बी वाला भी कर दूं क्या, एक साथ दोनों, है ना, एक साथ दोनों हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला, अब ये हाँ एक मिनट रुक जा, n इज इक्वल टू p प्लस, खाली 2 नहीं रहता है, बस खाली 2 नहीं रहता है इसके अंदर। हाँ n का फॉर्मूला डिफरेंट है, वहाँ पर 2 रहेगा और कुछ नहीं, समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ये 5 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे और ये भी 5 हो जाएगा, रुक जाओ मेरा चेहरा आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो N5 इज इक्वल टू, खड़े रह के करता तो अच्छी बात थी, ठीक है। अब देखो ये क्या जा रहा है, P क्या है हमारे पास 5 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाता है मालूम है, ये क्या था इसका फॉर्मूला, हाँ V अपॉन 2L मैं कहीं को तो देखो याद रखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू डालना रे, वैल्यू डालना आसान है, 100 डालना, ठीक है। अभी से आप करोगे, हाँ 6 लिख सकते हैं, समझे? तो ये मैं करंट लिख रहा हूँ, ठीक है। V क्या है, V अभी देखो V अपने को दिया है, क्या ये 340 बोल रही है बार बार, ठीक है। और ये 2 इंटू लेंथ क्या है 17 इंटू 10 रेज़ टू -2। हाँ लो अभी मैं नहीं, अभी इन्होंने चैलेंज किया देखो 17 वन जा 17 टू जा, समझा? फिर उसके बाद 2 वन जा 2 1 जा यानी 10 जा हो गया। और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और इंटू 10 रेज़ टू 2। क्यों मैंने डायरेक्टली ऊपर ले लिया, अरे मैं कहता हूँ यूपी के भैया आ देखो। और ये हो गया क्या 1 2 बोलो हो गया। अगर ये पूछा था इसने क्या, तो ये आ जाएगा, बोलो समझा? अच्छा पहले बोलो ये सही आंसर, राइट इट डाउन। अब देखिए इसके बाद हम लोग आए हैं पेज नंबर 146, लेफ्ट हैंड साइड 6.7.5 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। ज़रा ध्यान से देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो क्लोज यानी वो जो पाइप के अंदर देखे थे, क्लोज एट वन एंड ओपन एट बोथ दी एंड, ये जो थे ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के बारे में स्टडी किए थे। नो डाउट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए थे, ठीक है। लेकिन क्या थे वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अभी एक्चुअली हम लोग ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स की जो स्टडी की जाती है ज़्यादातर स्ट्रिंग के ज़रिए से की जाती है, तो इसीलिए अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहला लॉन्जिट्यूडिनल वेव पढ़ चुके हैं इन अ एयर कॉलम। एयर कॉलम में ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको एज्यूम किया जाता है कि वो ट्रांसवर्स वेव्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज कॉम्प्रेशन एंड रेफ्रैक्शन ही होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रिंग देख रहे हैं इधर तो प्योरली एंड प्योरली ट्रांसवर्स वेव्स ही बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एकदम टाइट करके एक स्ट्रिंग को बांधा गया है।
ये स्ट्रिंग ऑलमोस्ट, अब देखो ज़्यादातर स्ट्रिंग जो लेते हैं चपटी नहीं लेते, गोल लेते हैं। कैसी लेते हैं? ज़्यादातर हर रस्सी ज़्यादातर गोल ही रहती है, कम क्या बोलते हैं, मोर और लेस ज़्यादातर वो गोल ही होती है। समझ आया? तो उसको लिए एकदम टाइट बांधे। अगर टाइट बांधे तो याद रखो इसके अंदर टी विल बी एज अ टेंशन, ठीक है, एल विल बी इट्स लेंथ, यानी पूरी लेंथ इस एंड से इस एंड जो है ये इसकी लेंथ रहेगी। समझ में आया? इसके बाद इसमें और भी चीज़ें दिया है शुरू में, क्या बोला है, एम। एम इज़ वॉट? एम इज़ अ मास ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, यानी कि मैं बोलता हूँ पर यूनिट लेंथ। सपोज करो अगर मैं इसको सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, यानी ये 10 सेंटीमीटर की मिसाल के तौर पे, तो हर एक सेंटीमीटर का, हर एक सेंटीमीटर मतलब कितने, 10 टुकड़े, हर एक टुकड़े का ये मास है एम। समझ में आया? समझ में आया? अगर कैपिटल एम मानूं तो फिर मास ऑफ द टोटल स्ट्रिंग आ जाएगा। कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया? मतलब क्या, यानी कि अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर की रस्सी कंसिडर करता हूँ तो इसमें कितने, एक एक सेंटीमीटर के यूनिट मतलब क्या, 1 सिंगल, तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे, 10 टुकड़े बनेंगे। 10 टुकड़े बनेंगे, तो 10 टुकड़े बने तो ये एक टुकड़े का जो है मास को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉल एम है। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फाइन। और एन विल बी द फ्रिक्वेंसी, वो तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अब अगर ऐसा किया गया, यहाँ पर एकदम बेसिक से शुरू किया जा रहा है कि भाई दो नोड के बीच में कितने लूप बनते हैं। नॉर्मली दो नोड के बीच में क्या बनेंगे, एक लूप बनेगा। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू वॉट, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अरे ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ, बराबर है कि नहीं? L इज इक्वल टू वॉट, लैम्डा बाई 2। आप समझ रहे? आप बोलोगे सर 2 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं लिए, वो आगे लेने वाले हैं। लेकिन बेसिक इससे शुरू करेंगे, एक लूप से। एक के बाद 2 लूप भी लेंगे, हम लोग लूप की बात कर रहे हैं, लूप की। कुछ समझ में आ रहा है? एक लूप लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, आगे और भी लेते रहेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 तक पढ़ेंगे क्योंकि बुक में इतना ही बोला है। एक लूप के हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी, एक लूप में होता है लैम्डा बाई 2। अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2L। बोलो, हो गया? समझ में आ गया? इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो। ये जो वेव्स फॉर्म हो रही है, ये कौन सी वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है। तो याद रखो, ट्रांसवर्स वेव्स का जो वेलोसिटी होती है, अब आप बोलेंगे सर वो होता है n बाय लैम्डा। सही बात है, वो भी होता है, लेकिन इसका एक और अलग सा फॉर्मूला है। याद रखो, वो होता है अंडर रूट T बाय M, T by M, where T is a tension created in the string and M is a mass of string per unit length। आपकी बुक में दिया है इसके बारे में। बोलो, इतना समझा? ठीक है, अब आप बोलो मुझे कि V की वैल्यू अपने पास क्या है, but we know that, ठीक है, V is equal to what, V is equal to what, एन लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे एन लैम्डा और इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, स्मॉल एम। इतना समझा? लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या है, समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एन और ये क्या करेंगे, 2L इज इक्वल टू टी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू 2L। बताना चाहिए ना ये कहाँ से लिए, समझ में आ गया है ना? ये ले लिए। अब इसके बाद क्या है, ज़रा देखो, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इधर 1/2L, और ये बन गया हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन लूप। देखो आपके बुक में लिखा है, पेज नंबर 146 राइट हैंड साइड एकदम टॉप पे लिखा है, दिस इज अ लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। क्यों? क्योंकि वन लूप बना है। इट इज़ अ लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी विथ विच स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट। इट इज़ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस और फर्स्ट हार्मोनिक्स। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन हमेशा आप लोगों को याद रखना, ये इक्वेशन भूलना नहीं है, क्योंकि इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड अगले पेज पे, पेज नंबर 147 पे राइट हैंड साइड पे जो है 6.7.6 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग,
पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये तीनों लॉ को लिखने के लिए, तो वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप ये भूल गए, ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप लॉ भी भूल जाओगे, और इसके ऊपर बेस जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो भी नेचुरली आपके मार्क्स चले जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टार्ट। अभी देखो, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 2L कहाँ से आया? ये हम लोगों को यहाँ से आया, जो लैम्डा की वैल्यू डाले, ठीक है। ये T क्या है? इट इज़ अ टेंशन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग। M क्या है? मास ऑफ अ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। तो फिर ये 1 क्या है? याद रखो, ये जो 1 है ये क्या बता रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लूप्स। समझ में आया? ये नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लूप बना था इसीलिए 1 आया, 2 लूप बनेंगे 2 आ जाएंगे, 3 लूप बनेंगे 3 आ जाएंगे, खत्म, आगे का सॉल्व हो गया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट हार्मोनिक में 1 लूप बना, तो इसीलिए फर्स्ट हार्मोनिक का 1 हो गया। जितना हार्मोनिक रहेगा उतने लूप बनेंगे। सेकेंड हार्मोनिक में सेकेंड लूप बनेगा। सेकेंड का देखो क्या फॉर्मूला, यहाँ पर 2 है, अगर 2 है तो देखो क्या हो जाएगा, n = 2, और ये क्या हो जाएगा 2L, बराबर है। तो ये 2 कट हो गया ना, तो वही आ गया, क्या आ जाएगा 1/L आ गया। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये आ जाएगा T और ये M। देखो इसीलिए बोल रहा था फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है और ये समझना है, ठीक है। अब 3 लूप बनेगा, तो याद रखो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब तीसरा, अगर 3 लूप बनता है तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, 3 डाल देंगे बस। तो n = ये n3 लिखेंगे, ये n2 लिखेंगे, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2L, और ये हो जाएगा, बस हो गया ख़त्म, क्योंकि कुछ कट नहीं हो सकता है। तो फॉर्मूला में डालना पड़ेगा नंबर। हाँ, अरे यहाँ पर देखो ना, वो 3 देखो ये लूप बनाया। अच्छा, तीनों का डायग्राम बनाना ज़रूरी है। एक लूप के टाइम पे आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, 2 लूप के टाइम पे यानी ये वाले के टाइम पे आप एक स्ट्रिंग में 2 लूप बनाएंगे। समझ में आया? अगर नहीं समझ रहा तो ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे, और इसके अंदर 3 लूप बनाएंगे आप। समझ में आया? ये ऐसा 3 लूप बनाएंगे। अब समझ गया? तो ये फॉर्मूला रहेगा, फर्स्ट हार्मोनिक इज इक्वल टू 1 लूप, सेकेंड हार्मोनिक इज इक्वल टू 2 लूप्स, थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू 3 लूप्स। समझ में आया? अब अगर आपको ओवरटोन जानना है, फंडामेंटल छोड़कर बाकी जो भी नीचे रहता है वो सब क्या रहता है, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट टोन, हाँ फर्स्ट ओवरटोन। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 12th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 147, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल का नंबर है 6.6। ये एग्जाम्पल है जो हम लोग को सॉल्व करना है। लेट अस फर्स्ट रीड या गो थ्रू द गिवन न्यूमेरिकल। अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड, ठीक है। यानी ये 2 रिजिड सपोर्ट है और इधर पे जो है स्ट्रिंग को, ठीक है, ये बांध दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो, याद रखो, ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को, याद रखो, फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो व्हाट इज़ द रेशियो, रेशियो बोला तो अपॉन है, किसका अपॉन है वो देखते हैं। हाँ, ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक टू द सेकेंड वन, मतलब क्या, ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक टू द सेकेंड वन। कुछ समझा? हम लोगों को इन लोगों का रेशियो ढूंढना है। वर्ड्स समझो आप लोग, क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज़ द रेशियो। रेशियो आया, समझ जाना, कुछ तो अपॉन में है, ठीक है। और रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, n से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक यानी n1 टू सेकेंड हार्मोनिक, तो हमको ये ढूंढना है, ठीक है। बस गिवन में खाली इतना दिया हुआ है और बोला गया है कि स्ट्रिंग जो है ये बांधी गई है इस 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को नहीं दी गई है, कंडीशन दी गई है कि भाई 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में ये स्ट्रिंग बांधा गया है, इसका फर्स्ट वो बताओ फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी बताओ, उन लोगों का रेशियो बताओ, ख़त्म। ये हम लोगों को बोला गया, समझ में आया? तो देखो हम लोग इसको कैसा सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। अभी हम लोगों को एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला पता है, मैं इसको थोड़ा छोटे में लिखता हूँ।
ताकि जगह ज़्यादा मिले। ठीक है, हमारा टू फाइंड क्या है, N1 अपॉन N2, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब याद रखो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, V इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये अपने पास फॉर्मूला है, बराबर है। अब अगर हम लोगों को इसको ढूंढना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, बराबर है। अब इसको हम लोग को ढूंढना है और फिर इसको 1 कंसिडर करना है, इसको 2 कंसिडर करना है। तो अभी देखो ये वो स्ट्रिंग है, पहले इसमें देखो याद रखो, हाँ, 1 हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब क्या, मतलब कि 1 लूप, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। 1 हार्मोनिक मतलब क्या, ध्यान से सुनो, 1 हार्मोनिक मतलब क्या, 1 लूप, लेकिन फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या, सेकेंड लूप, यानी कि 2 लूप बनेंगे, ये याद रखो। हार्मोनिक जितना रहेगा उतने लूप, समझ में आया, लेकिन ओवरटोन एक ज़्यादा रहेगा, ओवरटोन क्या रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा, ये याद रखो, समझ में आया। तो फर्स्ट हार्मोनिक, अब इसका एल क्या आएगा, बोलो, लेंथ कैपिटल एल लिख देंगे तो भी चलेगा। एल क्या आ जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। अरे भूल गए क्या, ऐसा रहा तो लैम्डा, याद है हम लोगों ने ऐसा बोले थे ना, ऐसा रहा तो लैम्डा, तो ऐसा रहा तो लैम्डा बाय 2। और अगर खाली इतना है, नोड टू एम्पलीट्यूड अगर रहा तो लैम्डा बाय 4 रहता है, ये अपन ने पहले देख चुके हैं। तो याद रखो ये लैम्डा बाय 2 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को लैम्डा की ज़रूरत है, तो लैम्डा की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, एल बाय 2L, ये हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है, ये क्या है, लैम्डा 1, क्यों, क्योंकि हमको 2 कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन दी हुई है, तो ये 1 के लिए रहेगा। कुछ समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे समझा कि नहीं। तो वैसा ही अब देखो दूसरे इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड हार्मोनिक, अगर वो सेकेंड हार्मोनिक बोल रहा है मतलब क्या, मतलब कि 2 लूप बन चुके हैं। अरे 2 लूप बन गए क्या नहीं, अगर 2 लूप बन गए तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा क्या रहता है, एन। तो याद रखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं N2 एंड N2 इज इक्वल टू वी लैम्डा 2। तुम लोग को ये समझ रहा है, एक ही रस्सी है, पहले इसमें एक लूप बना था, उसी रस्सी के अंदर दूसरे बार प्लग करने के बाद 2 लूप बने। जो एक लूप बना उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे और जिसमें 2 लूप बने उसको सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। पहले वाले के लिए लैम्डा की वैल्यू ऐसा निकाले, दूसरे वाले के लिए लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे आ जाओ, रेशियो बोला है, रेशियो किसका, पहले का दूसरे के साथ, बराबर है। तो यानी कि देयरफॉर N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू, N1 की वैल्यू डाल दो V लैम्डा बाय 1, ठीक है, और अपॉन V लैम्डा बाय 2, बराबर है। V कट रहा है, V कट रहा है, दोनों ब्लू है, ठीक है, V कट रहा है, कट गया ना, कट गया। अब क्या करेंगे, लैम्डा 2 ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो देयरफॉर N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। बोलो समझा कि नहीं समझा, ये ऐसा हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जा रहा है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, देखो ये लैम्डा 2 था अपने लिए, वो लैम्डा 1 था, L है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, एक मिनट, हाँ, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2L है, बराबर है, 2L है। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो मेरे को 1:1 क्या आएगा, यानी N1 और N2 क्या आएगा, 1/2 हो गया। कुछ समझा कि नहीं समझा, देखो 1/2 लिखा हुआ है, बोलो समझा। खाली आपके बुक में स्मॉल l लिया है, मैंने कैपिटल L लिया, बाकी एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। समझ गया, राइट डाउन कर रहे हो। Okay, now let us move to the next solved numerical which is being given on the same page. ठीक है, 6.7 वाला है, इसका ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। देखो 2 चीज़ दिया हुआ है, पहला क्या है, ये गिवन में लिख दो, गिवन, ठीक है, क्या बोला है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी बोला है, v इज इक्वल टू 225 मीटर पर
सेकेंड, ठीक है, ये बोला है। एंड लेंथ बोला है, लेंथ कितनी बोला है 0.5 मीटर। कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मीटर में बोला है उसने, ठीक है। अब वॉट बोला है, मतलब कि टू फाइंड आ चुका है, लेकिन टू फाइंड में ए दिख रहा है और बी भी है, फिर इसका मतलब ए में क्या बोला है, देखो ए में क्या बोला है उसने, वॉट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इफ बोथ द एंड्स आर केप्ट फिक्स्ड। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला, ज़रा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी आया मतलब क्या, एन, फ्रीक्वेंसी आया मतलब क्या, एन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से एन दिया हुआ है, फिर उसके बाद वाली जो भी रहती है उसको N1, N2, N3 बोलता है, तो हम लोग खाली एन लिखेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, स्मॉल एन ढूंढना है, ठीक है। तो ये याद रखो, स्मॉल एन ढूंढना है। इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, ये बी फाइंड करना है। और बी क्या बोला है, वाइल दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक्स या हार्मोनिक, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी यहाँ पर हम लोग को क्या ढूंढना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस इन एयर इफ द वेलोसिटी, अगर यहाँ के लिए उसने वेलोसिटी अलग दिया है कि भाई अगर वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड की है, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसी स्ट्रिंग की। कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, समझा। पहले इसमें बोला है कि ये लेंथ की एक रस्सी है जो यानी कि आधे मीटर की रस्सी है जो इसमें बांधी गई है, ठीक है, और वो इतने स्पीड से वाइब्रेट हो रही है, मतलब क्या उसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढो। दूसरे इसमें बोल रहा है कि इसका लैम्डा ढूंढो, लैम्डा मतलब लेंथ हो गया वो, ठीक है, लेकिन कब, जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेलोसिटी इतनी होगी तब, ठीक है। अब देखो याद रखो, हम लोग चाहे तो ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं, n = 1/2L और ये होता है T और ये होता है M, ये ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ना यूनिट पर मीटर पता है हम लोगों को, यानी मास जो है उसका नहीं पता है, ना तो हमको टेंशन का वैल्यू दिया है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। याद रखो, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, v, यानी फार्मूला जो है सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या लेंगे, v = n लैम्डा, हम लोग ये लेंगे वाला, ठीक है। अब आप बोलेंगे देखो v तो हम लोगों को पता है, अगर इसके साथ जाते तो ये वेलोसिटी लेना है, इसके साथ जाते तो ये वेलोसिटी लेना है, दोनों की सूरत में वेलोसिटी है। n तो ढूंढना है, खैर चलो n ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर लैम्डा है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, तो लैम्डा ढूंढना पड़ेगा। तो ज़रा देखो, लैम्डा के लिए उसने हिंट दिया, कभी भी याद रखो अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है तो आपको लेंथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेंथ मतलब क्या, या लेंथ या तो फिर कितने हार्मोनिक्स हो रहे हैं। तो देखो पहले कंडीशन में क्या बोला, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑफ ऑन द स्ट्रिंग इफ बोथ द एंड्स आर केप्ट फिक्स्ड, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला तो क्या हो जाएगा, याद रखो, इसका मतलब कितने लूप बन रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला तो यानी कि एक लूप बन रहा है, बराबर है क्या नहीं। अगर एक लूप बन रहा है तो इसका क्या रहेगा, बोलो लैम्डा क्या रहेगा, कुछ समझा, अभी थोड़ी देर पहले तो किए थे, अरे किए थे कि नहीं किए थे, तो याद रखो ये रहेगा क्या 2L, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, बस हो गया। देयरफॉर V, अभी हमको n चाहिए तो इसको यहाँ फेंकना पड़ेगा, n चाहिए ना, पहला अपन A वाला फाइंड कर रहे हैं, ये A वाला फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को n यहाँ लिखना है और V बाय लैम्डा करना है, इतना समझा। V क्या है अपने पास, इधर के लिए ये वाली वेलोसिटी लेने का है 225 अपॉन लैम्डा क्या है 2, L क्या है L 0.5, आप बोलो समझा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, ये बहुत सिंपल है, 0.5 × 2 कितना होगा 1.0, समझ में आया, मतलब 1, अरे 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हो गया n = what, ये 1 हो गया ना, खत्म हो गई बात। तो याद रखो देयरफॉर n = 225, लेकिन ये क्या है, इसका यूनिट क्या आएगा,
बाजू हट, समझ में आया? बाजू हट यानी हर्ट्स हो गया, ए वाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बी वाला ढूंढना है अपने को। बी वाला क्या बोल रहा है, जरा फिर से पढ़ता, भूल गया मैं। वाइल द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल, वापस से फंडामेंटल हार्मोनिक है, ठीक है। फंडामेंटल हार्मोनिक मतलब क्या, पहला वाला, तो यानी कि एक लूप वाला है। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इन एयर इफ द वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी इतनी है तो इसका क्या है, एकदम सिंपल, मैं कहता हूँ एकदम सिंपल। वी विल बी अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन ए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर लैम्डा चाहिए। देखो लैम्डा ले और ये क्या करो, v अपॉन एन कर दो, चलो। हाँ, यहाँ पर v की वैल्यू दी है क्या, वो 330, क्या बात है। और उसके बाद ये आंकड़ा खेल है, और उसके बाद एन। अब एन अभी अपन ने निकाले, देखो एन अभी अपन ने निकाला। 5 6 कितना हो गया, 30, बचा 3, 5 6 30 हो गया। 5 4 20 और 5 5 है ना 25, ठीक है, इतना आ गया। जरा ध्यान से देखो, ये 3 से जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ये ऐसे। तो याद रखो 3 2 3 2 तुम लोग टेबल याद रखा करो। 3 1 3 5 जा रहा है, नहीं ना, अब नहीं जा रहा है, ये खुला दिख रहा है, तो इसके लिए उसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, समझ आया। 15 और 15 का 30 होता है, तो इसका मतलब 1 से ही जाएगा, 1 से जाएगा, तो ये कितना हो गया, चलो 8 हो गया, 8 है, हाँ 7 आ गया, ठीक है, ये हो गया 90, बस 1.46 ऐसा कुछ आएगा आंसर, सही है आंसर। 1.46। अब ये लैम्डा है, लैम्डा क्या हो जाता है, अरे क्या है ये, लैम्डा लेंथ होती है, और लेंथ किस में आता है, बोलो समझा, अरे समझा कि नहीं, खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए हैं। इसके बाद वी विल बी मूविंग टू 6.7.6 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ओके, now see we are about to start with 6.7.6 laws of vibrating string। इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, और ये काफ़ी इजी टॉपिक है। n इज इक्वल टू 1/2l, और यहाँ पर है अंडर रूट, क्या है ये, t और स्मॉल m, ठीक है। ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को इसके पिछले लेक्चर में बता दिया। n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लूप, 2 इज़ अ न्यूमेरिकल यानी कि नंबर है वो, L इज़ अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, T इज़ अ टेंशन, द लोड इज़ बीन गिवन, ठीक है, एक जगह पर लोड दिया रहता है। अभी सोनोमीटर के कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो ये टेंशन क्रिएट होता है इन द स्ट्रिंग, और M इज़ अ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये याद रखो, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर 3 लॉ है, ये लॉ का सीक्वेंस यही होना चाहिए। लॉ ऑफ लेंथ नंबर 1 लॉ है, फर्स्ट लॉ। आगे आप देखोगे, आगे हम लोग यही देखने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ से या फर्स्ट लॉ के नाम से जाना गया है, लॉ ऑफ लेंथ नहीं बोला गया है, समझ में आया। तो जैसा हम लोगों ने 10th में केपलर का लॉ पढ़े थे, तो वैसा फर्स्ट लॉ मतलब क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट था, तो वैसा यहाँ पर लॉ ऑफ लेंथ मतलब क्या, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है, और थर्ड क्या है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो याद रखो, आप लोगों को ये याद रखना है। अभी लॉ ऑफ लेंथ क्या, एकदम इजी है। देखो लॉ ऑफ लेंथ बोल रहा है ना, तो यानी कि ये बोल रहा है, इसका मतलब ये देखो 1 और 2 तो कांस्टेंट है क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, ये दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करने के खत्म। अगर ये दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करके हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, खत्म, ये है। अब इसको प्रूफ कहाँ पर है, वो अगले पेज पर या अगले टॉपिक का है, दैट इज़ अ सोनोमीटर। सोनोमीटर के अंदर हम लोग को समझ में आएगा कि लेंथ कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप करते हो, समझ में आया। तो ये याद रखना आपको, n इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा कैसा है मैं बता देता हूँ। जब आप ये सोनोमीटर का ये परफॉर्म करते हो तो देखो 2 ब्रिज रखते हैं, ऐसा ब्रिज या कुछ बोलते हो उसको, मालूम है, और स्ट्रिंग इसके ऊपर से गुजरती है, और वहाँ पर एक धागे का राइडर बोल के वो बीचों बीच रखते हो, ठीक है। फिर वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन वाला जो है फोक लेते हो, और वो ऐसा
रबर पैड क्या वो जो भी रहता है वाइब्रेटिंग पैड पे मारकर वो उसके ऊपर ऐसा रखते हो, बराबर है, ब्रिज के ऊपर रखते हो तो वो ड्र करके वो वाइब्रेट होता है। ध्यान से सुनो, रेजोनेंस जब क्रिएट होगा, रेजोनेंस जब क्रिएट होगा तब क्या हो जाएगा, पेपर ऊपर से गिर जाएगा स्ट्रिंग पे से। रेजोनेंस मतलब क्या, मैंने आपको बोला था कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मटेरियल, यानी कि वायर का नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द मटेरियल इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोक। अगर ये दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो गई तो रेजोनेंस क्रिएट होता है। जब रेजोनेंस क्रिएट होता है हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे बात जाती है, और जब हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है तो उस पर कागज़ टिक नहीं पाता और वो गिर जाता है। कुछ समझा? तो याद रखो, जैसे जैसे आप लेंथ कम करोगे वैसा वैसा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसी समझ में आया? तो क्या हो जा रहा है, फ्रिक्वेंसी का बढ़ना मतलब आपने लेंथ को कम किया, अरे बराबर है कि नहीं, फ्रिक्वेंसी का बढ़ना, क्या कर रहे हैं आप, लेंथ को कम किए। या उल्टा मैं बोलूँ तो लेंथ का बढ़ना मतलब क्या, यानी ये ब्रिज को दूर दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, फ्रीक्वेंसी का कम होना। समझ में आ गया? तो बस पहला लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है कि अगर हम लोग टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट कंसीडर किए, ये तो नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो याद रखो हम लोग ये सब को हटाएंगे तो क्या हो जाता है, इक्वल की साइन हट के प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बोलो, या वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बोलो समझा? समझा? पहला लॉ एकदम ईजी है, सारे लॉ एकदम ईजी है। हाँ, अब दूसरा लॉ जो हम लोगों को समझना है, ठीक है, ये हटा दूँ क्या? अब इसी को कंसिडर करो। और सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ क्या है, लॉ ऑफ टेंशन, वही सब चीज़ करना है, इसको कांस्टेंट मानना है। यहाँ पर अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट मानना है, मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट मानना है। जब ये दोनों को कांस्टेंट मानेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, वो लिखा है ना, समझ में आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। और तीसरा क्या है, एकदम इजी, तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब देखो ये दोनों कांस्टेंट, सॉरी ये दोनों को देख लिए, अब इसको देखना है, मतलब किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको और इसको, सिंपल। तो याद रखो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास पर यूनिट लेंथ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, m इज़ व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज m? m इज़ व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या है, छोटे छोटे यूनिट मिलाकर मास के। याद है मैं तुम लोगों को बोला था, अगर ये 10 मीटर जितना वायर है तो हर मीटर को हम, यानी हर मीटर का जो मास है वो 1 m रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया? और पूरा m जो है पूरा मास को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोगों ने ये लिखे, अरे बराबर है क्या, नहीं है ना? अब याद रखो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बोले थे, एक मिनट, मास। अभी हमारे पास मास का एक और वो है, क्या है, फॉर्मूला। मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अभी एल को फिलहाल साइड में रखते हैं, अच्छा चलो लिख लेते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, हाँ क्या ये है, तो याद रखो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट, यानी कि हाँ, यानी कि लेंथ। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ है, ऐसा चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो देखो क्या हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसल, दिस विल गेट एल विल गेट कैंसल, और हम लोग के पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या, ये डेंसिटी इनटू एरिया। इतना समझा? मगर याद रखो ये जो रोप है, ये जो स्ट्रिंग है, मैं इसके पहले भी 1-2 बार बोला हूँ कि ये रोप जो रहेगी ये सर्कुलर मानी जाएगी, चपटी रस्सी नहीं है। वायर भी अगर आप लोगे तो वो गोल रहता है। याद है आप लोग वर्नियर कैलिपर नहीं, वो गॉज स्क्रू गॉज वाले में देखो उसके डायमीटर को नापते हैं, बराबर है कि नहीं, पतले से वायर को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सर्कुलर है।
तो सर्कल का एरिया क्या होता है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। तो याद रखो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, लैम्ब ये क्या ये डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। बोलो समझा, m की जगह पर ये देंगे। अब आ जाओ इधर पर, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या ये, ठीक है, पाई आर। बोलो समझा कि नहीं समझा? इसको मैंने बाहर निकाल दिया, समझा ये वाला, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, मैंने सही किया ना? हाँ, एक मिनट जो यार। अब देखो पाई भी कांस्टेंट है, हम चाहे तो इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाई हैज़ अ वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 3.14 या है ना, ऐसा है ना। तो याद रखो हम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हैं, है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हम लोग इसको कांस्टेंट मानते हैं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r इज व्हाट, रेडियस। और अगर हम लोग r को वो करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे सॉरी यार इनवर्स बोला ना, अपॉन में रखना पड़ेगा, 1/, ये वाला, ठीक है। अरे समझा कि नहीं समझा? बस देखो यहाँ पर वही लिखा है आपके इसमें P जैसा लिखा है उसने डेंसिटी को। तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? ओके, लेट अस स्टार्ट विथ 6.8 सॉल्व न्यूमेरिकल विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 148। थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर। तो गिवन हम लोगों को पहला क्या दिया हुआ है कि भाई लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 105 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 105 × 10⁻²। अगर नहीं तो 1.05 भी रख सकते हैं मीटर के लिए। समझ में आया? इसके बाद क्या है, इज़ फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है, यानी कि ये एक एंड है, यहाँ पर ये रस्सी को बांधा गया है एक एंड से, दूसरे एंड से खुली है, बराबर है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एन दिया हुआ है, कितना है, 15 हर्ट्ज। मेरे यहाँ लिखा है ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, सेकेंड लाइन में है। अब वो शायद पुरानी बुक नई बुक का मसला होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज आर इम्पोज एट द फ्री एंड, मतलब किसी ने एक एंड को पकड़कर वाइब्रेशन किया, और कितना फ्रीक्वेंसी था ये, बोलो जल्दी से, 15 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी है स्ट्रिंग के अंदर, और वो 3 लूप कंसिस्ट कर रही है। कितना लूप कंसिस्ट कर रही है, 3 लूप, 1 2 3, यहाँ तक 3 याद आ गया मुझे, समझ में आया? तो ये 3 लूप जो है ये बन रही है, ठीक है, 3 लूप बन गई, ठीक है। कैलकुलेट यानी कि टू फाइंड मिल गया, यानी सॉरी टू फाइंड आ गया है, ठीक है। कैलकुलेट बोला है, क्या कैलकुलेट बोला है, द स्पीड, स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी, हम लोगों को स्पीड जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस इन द, ठीक है, स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग। समझ में आ गया? हाँ, वी हम लोगों को फाइंड करना है, एकदम इजी है, बहुत इजी है। बोलो वी का सॉरी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, मगर यहाँ पर लैम्डा नहीं है, मगर देखो लैम्डा के लिए उसने हम लोग को हिंट दे दिया, 3 लूप है, तो लेंथ क्या रहेगी, देखो अगर इसको चाहे तो हम लोग लैम्डा पकड़ सकते हैं, इसको λ/2 पकड़ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल 3 लूप को पकड़ना है, λ/2 λ/2 λ/2, और मैं बोलूँगा λ/2 ही पकड़ो, एडिशन करने में आसानी हो जाएगी। तो याद रखो L इज इक्वल टू क्या, ये λ/2 है ना, हाँ, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, हर एक को λ/2 से वो करेंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, देखो मिल जाएगा L इज इक्वल टू
3 लैम्डा बाय 2। अबे क्या हो गया, सॉरी हाँ, 3 आई मीन टू से लैम्डा बाय 2। इतना सॉरी। इतना समझ गया। ऐड करने के बाद ऐसा आएगा 3 लैम्डा बाय 2। अब हमको क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2l बाय 3 इज इक्वल टू लैम्डा, बस ये वैल्यू इधर डाल दो और l की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। समझ में आया? तो देखो क्या हो जाता है, v इज इक्वल, सॉरी हाँ, हम लोग क्या ढूंढना है, v ढूंढना है ना, हाँ ठीक है, तो v ढूंढना है, किसी को किधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। n क्या है अपना 15, ठीक है, इनटू लैम्डा क्या है 2, इनटू लेंथ क्या है, ठीक है, 105 इंटू 10⁻⁻2 द होल अपॉन 3, बराबर है कि नहीं? हाँ हो गया। चलो ये कट हो रहा है क्या, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अरे वाह 10 हो गया। हाँ एक मिनट जा, मैं काम करता, इसको मैं ना ऐसा लेता हूँ, ये 5, अरे अंडा दिख रहा है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, इनटू मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा लेता हूँ 1.05, क्यों मालूम है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो तुम लोग को समझ रहा है 10.5 आ जाएगा, बस हो गया ना, हो गया ना, आंसर मिला। अरे वाह, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये शिफ्ट हो गया। और हाँ, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स जाएगा, मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या आपकी बुक में एम रेस्ट नहीं है, एस हो गया। बोलो इतना समझा, वेरी इजी। Okay, now the next topic is 6.8 which is been given on page number 148, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सोनोमीटर। सोनोमीटर वर्ड को, सोनो को अंडरलाइन करो, लिखो साउंड, ठीक है, और मीटर मतलब क्या, टू मेजर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो साउंड को मेजर करता है, लेकिन किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस। और यही सोनोमीटर के बेसिस पे हमने जो इसके पहले 3 लॉज पढ़े, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, यानी कि लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये तीनों को प्रूव भी करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर का याद रखो, आप लोगों को सारा जो कंस्ट्रक्शन है या फिर उसका वर्किंग है, ये सब आपको 12th के प्रैक्टिकल में बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर बताया है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक लकड़ी का बॉक्स रहेगा, एक टेबल पे रखा रहेगा, ठीक है। उस बॉक्स के, सपोज करो ये बॉक्स, ये ऐसा कुछ बॉक्स रहेगा, यहाँ पर एक हुक रहता है, याद रखो यहाँ पर क्या रहता है, एक हुक रहता है, और यहाँ पर है ना यानी कि ऐसा एक, हाँ वो गोल चक्कर रहता है, उसको पुली बोलते हैं, जिससे पुल करते हैं चीज़, ठीक है। अब क्या किया जाएगा मालूम है, कुछ ज़्यादा इधर बना दिया मैंने, हाँ अभी देखो, पहले मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ फिर उसके हिसाब से। अब इसके अंदर धागे का एक एंड या स्ट्रिंग का एक एंड हम लोग जो है ये बांधते हैं, और यहाँ पर ये ऐसा जाएगा, और यहाँ पर ये जो रहेगा इसके ज़रिए से ये नीचे जाएगा, और यहाँ पर जो है वेट जो है, मास या वेट जो बोलेंगे, वो इसके अंदर ये रहता है। समझ में आया? ये याद रखो, ये आपकी जो है तार होती है, ये कोई धागा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर 2 ब्रिज रहते हैं, ब्रिज मतलब क्या, एडजस्टेबल ब्रिज रहते हैं, उसके आपके बुक में क्या बोला गया है, हाँ ब्रिज बोला गया है, समझ लो, ठीक है, ब्रिजेस बोला गया है। तो ये 2 ब्रिजेस रहते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2 ब्रिज रहते हैं, ठीक है। नो मतलब एकदम शार्प एजेस वाले ब्रिजेस होते हैं, और इसके सेंटर में आपको राइडर मतलब क्या, कागज़ का एक टुकड़ा वी शेप में बनाकर उसमें रखना रहता है, जस्ट रखना रहता है, टाइट ऐसा अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास जो है एक बक्सा रहता है, उसके अंदर डिफरेंट वाइब्रेशंस वाले या फ्रिक्वेंसी वाले जो है ट्यूनिंग फोक्स होते हैं, वो ट्यूनिंग फोक्स आपको लेना है, और उसको टॉइंग रबर पैड पे मारकर जो है इसके ऊपर भी रखेंगे तो वाइब्रेशंस आगे फॉरवर्ड होंगे। ज़रा ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, इस कागज़ को गिराना है। थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने कि इस कागज़ को गिराना है। अगर आप ऐसा वाइब्रेटिंग फोक को मारकर इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर रखेंगे, तो वाइब्रेशंस पास ऑन होंगे टू द स्ट्रिंग, और वो पास ऑन होगा टू द
राइडर, और उसके बाद ये गिर सकता है या नहीं गिरता। अगर नहीं गिरा तो आपको इसको एडजस्ट करना है, आगे लाना है। अगर आगे लाएंगे तो इसका डिस्टेंस बदल जाएगा, तो इसको बार बार आपको सेंटर में ही रखना है, राइडर को सेंटर में ही रखना है और बार बार वैसा करना है। जब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, याद रखो, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या ये स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, याद रखो, मैच करेगी विथ विद द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, तो तब जाकर क्या हो जाएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई तो देयर विल बी रेजोनेंस, डेवलपमेंट ऑफ रेजोनेंस या फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस पे याद रखो हम लोगों को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा मतलब क्या, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या, यानी ये अपने मीन पोजीशन से स्ट्रिंग ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। जब ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा तो हल्का सा कागज़ उड़ी मार के नीचे गिर जाएगा या गिर जाएगा। समझ में आया? जैसे ही गिरा आपको पट्टी लेना है और इस ब्रिज से इस ब्रिज का लेंथ जो है नापना है, ये आपकी पहली रीडिंग रहेगी। फिर उसके बाद सेम करना है, दूसरा ट्यूनिंग फोक लेना है, ऐसा सब करना है। एक ट्यूनिंग फोक आपको दिया जाएगा एग्जाम में जिसका वो फ्रीक्वेंसी छुपाया जाएगा, अननोन। तो क्या हो जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था मैं, भूल गया ना। हाँ, तो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोक भी देंगे, फिर वो कुछ कैलकुलेशन के ज़रिए से निकालते हैं। फिर आप लोगों को एक ग्राफ बनाना पड़ता है, उस ग्राफ पे आपकी ऐसी लाइन जाती है अप्रॉक्सीमेटली, एकदम स्ट्रेट कॉर्नर टू कॉर्नर जाती है। समझ में आया? तो यानी ये ऐसा होता है, समझ में आ गया? तो ये सोनोमीटर का कुछ होता है, कैलकुलेशन जो भी आएगा, समझ में आ गया? ये इसका वर्किंग थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया। अभी ज़रा ध्यान से सुनो। अभी आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ये साबित करना है। तो देखो इसके बारे में क्या बोला गया है, एकदम सिंपल है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ट्यूनिंग, यहाँ सब लिखा हुआ है बुक में, और ये मैंने बातों में मैंने ये बोल दिया हूँ कि ट्यूनिंग फोक जो है बार बार आपको वाइब्रेट करके इसके वाइब्रेशंस इस स्ट्रिंग तक पहुँचाना है और ये गिरना चाहिए। अगर नहीं गिर रहा है तो ये दोनों ब्रिजेस को नज़दीक लाना है, इसको सेंटर में रखना है, फिर वाइब्रेशन करवाना है। फिर नहीं गिर रहा है, फिर दोनों ब्रिजेस को नज़दीक लाना है, पेपर को सेंटर में रखना है, फिर वाइब्रेशन करना है। अगर ऐसा करेंगे एक ना एक बार ये कागज़ ज़रूर गिरेगा। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये को यहाँ रुकना ही पड़ेगा। इससे ये साबित हो रहा है कि याद रखो कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जैसा जैसा लेंथ कम करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड या रेजोनेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए इस सोनोमीटर से ये साबित हो रहा है, पहला वाला लॉ जो है साबित हुआ, समझा? अब दूसरा वाला क्या है, सेकेंड लॉ क्या था अपना, बोलता हूँ। सेकेंड क्या है, टेंशन। देखो एकदम सिंपल है, ज़रा ध्यान से सुनिए। जितना ज़्यादा टेंशन, याद रखो कैसा है, टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो टेंशन मतलब अगर आप यहाँ पर पुली में जितना ज़्यादा वो रखेंगे, क्या वज़न डालेंगे, तो क्या हो जा रहा है, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर टेंशन डालेंगे उतना ज़्यादा और अच्छा वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे समझा कि नहीं समझा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन है। ये इसके ज़रिए से पता चलेगा जब परफॉर्म करेंगे। और तीसरा वाला जो रूल था वो क्या था वो, हाँ, डेंसिटी, मास अच्छा भैंस ने बोले हाँ, लीनियर डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ हो गया है ना। ये ब्यूटी पार्लर चालू है, ठीक है। हाँ, नहीं स्किन की केयर ले रहे लो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा वाला जो लॉ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1/√, क्या है ये, हाँ, लीनियर डेंसिटी बोलेंगे इसको, या फिर हम बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। एकदम सिंपल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा होता है क्या है ये। हाँ, मैं बोलता हूँ, देखो अभी ज़रा ध्यान से सुनो। यानी कि
जितना थिक आप लेंगे, क्या देखो, मास पर यूनिट लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है स्ट्रिंग की, मतलब उसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है। जितना ज़्यादा थिकनेस लेंगे उतना कम वाइब्रेशंस होगा। याद है कि नहीं याद है? तो इससे ये साबित हो रहा है। समझ में आया? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स 6.9, then 10 and 6.11 and further. समझ में आया? With this I end up with my today's lecture.